हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ लिए थे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स कितना लगता है और किधर लगता है। उसी पे बेस्ड कुछ सवाल वगैरह हम लोगों को करना है, तो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक सवाल सब होता है जो बहुत यूज़फुल होता है। माने कूलम्स लॉ के हेल्प से आपको एसएचएम का सवाल आ सकता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल आ सकता है, तो वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं। एक सवाल ये है कि दिस इज अ पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज। एक चार्ज है यहाँ पे कैपिटल क्यू और यहाँ भी कैपिटल क्यू, आइडेंटिकल। दोनों चार्ज सेपरेटेड है बाय 2a डिस्टेंस। ये दूरी भी a है, ये दूरी भी a है, और इस जगह पे एक चार्ज है -q जिसका मास है m, और ये दूरी है x। ठीक, तो सबसे पहला सवाल है कि ये दोनों चार्ज जो है इस -q पे कितना फोर्स लगाएगा। पहला, फोर्स ऑन -q। ठीक, दूसरा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ -q if x is very small as compared to a। तीसरा है कमेंट ऑन मोशन ऑफ -q। -q का मोशन कैसा होगा ये भी कमेंट करना है। सुनिएगा मेरी बात, अगर हम आपसे ऐसा पूछें कि इस -q को ये +q इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, किधर फोर्स लगाएगा, तो आप बोलेंगे ना कि हाँ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा बाय अ फोर्स F, यस और नो। और सिमिलरली ये कैपिटल Q भी इस -q को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा बाय अ फोर्स F। उस F का वैल्यू, ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज √a² + x²। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात। दिस फोर्स इज F, दिस डिस्टेंस इज √a² + x²। सो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज a² + x²। सिमिलरली ये फोर्स भी होगा सेम मैग्नीट्यूड का, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई a² + x²। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बेस कॉमन है, ये साइड A ये साइड भी A, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। सो ऐसे अब ये फोर्स, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। अगर हम इस फोर्स का पूछे, जैसे इस फोर्स का पूछे कि कंपोनेंट करो, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा ना, दैट विल बी F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा दैट विल बी F sin थीटा, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं इस फोर्स का टुकड़ा करूं तो इस डायरेक्शन में एक आएगा F cos थीटा, पहले से एक F cos थीटा है तो ये हो जाएगा 2F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा एक F sin थीटा। दोनों F sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स का वैल्यू जो होगा इस पे, वो F नेट का वैल्यू कितना होगा, 2F cos थीटा, और F की जगह पे कितना आ जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a² + x²। ये तो F का वैल्यू हुआ। अब cos थीटा इस ट्रायंगल से देखेंगे तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन √a² + x²। ओके, ये जो वैल्यू होगा वो लिख सकते हैं 2k कैपिटल Q स्मॉल q x बाई a² + x² टू द पावर 3/2, यस और नो। अब एक बात हमको बताइए कि जब नेट फोर्स का वैल्यू आ गया तो क्या हम लोग नेट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसी फोर्स को हम m से डिवाइड कर देंगे तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा डन है। दूसरा वाला पार्ट में अगर हम एक्सेलरेशन लिखें तो एक्सेलरेशन विल बी 2k कैपिटल Q स्मॉल q x डिवाइडेड बाई m इंटू a² + x² की पावर 3/2। ठीक है, अब एक काम हम लोग कर सकते हैं, हमको बोला गया है कि x जो है वो a से बहुत छोटा है, तो x² a² से बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो x² को हम a² के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे। अगर x² को a² के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देंगे मतलब x² टेंड्स टू
0 मैं लिख दूं, तो फिर ये वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2k कैपिटल Q स्मॉल q x बाई m इंटू ए स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज ए क्यूब। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पार्टिकल यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में इसका पोजीशन है। अगर हम सेंटर वाले पॉइंट से देखें तो एक्सेलरेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, सो एक्सेलरेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, -2k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एम ए क्यू इंटू एक्स वेक्टर। माइनस साइन क्यों लगा है, जिधर एक्स वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक है, तो ये माइनस साइन लग गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मोशन है, ये मोशन कैसा, ये किस चीज़ का कंडीशन है, ऐसा ही इक्वेशन A प्रोपोर्शनल टू -x जैसा इक्वेशन हम लोग देखते हैं SHM में। SHM का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ऑफ SHM इज A इक्वल टू -ω² x। तो देखो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों सिमिलर इक्वेशन है। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो ओमेगा का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी √2k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एम ए क्यू, ये ओमेगा का वैल्यू आएगा। और टाइम पीरियड का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 2 पाई √m ए क्यू बाई 2k कैपिटल Q स्मॉल q। अगर आप SHM पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये x का वैल्यू a से बहुत छोटा होगा तो पार्टिकल का मोशन जो होगा दैट विल बी SHM। अगर x का वैल्यू a से छोटा नहीं हुआ, स्टिल मोशन जो होगा वो यहाँ से चलेगा, एक्सेलेरेट होते होते यहाँ पे आएगा, इसका स्पीड बढ़ गया होगा, यहाँ पे आकर इसका नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा बिकॉज थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चूंकि स्पीड इसके पास आ चुका है तो ये क्रॉस करके इधर जाएगा, जैसे इस साइड में जाएगा फोर्स नेट अपना डायरेक्शन बदल लेगा और धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा और घट करके 0 होगा और फिर ये वापस आएगा। सो ये -q का मोशन जो होगा दैट विल बी ऑसिलेटरी, -q का मोशन विल बी ऑसिलेटरी। x का किसी भी वैल्यू के लिए मोशन विल ऑफ -q विल बी ऑसिलेटरी, लेकिन अगर x बहुत छोटा हो एज कम्पेयर टू a जैसा कि सवाल में दिया गया, तब ये मोशन हो जाएगा SHM और उस SHM का टाइम पीरियड इतना होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना होगा। मेरे हिसाब में आपको याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट में जो SHM का एक अच्छा सवाल ये बन रहा है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब इसमें बहुत सारा चेंजेस करता है, मैंने इसी सवाल को चेंज कर देगा SHM में कि मैंने एक चार्ज के बदले 2 चार्ज के बदले 2 से ज़्यादा चार्ज भी दे सकता है। आप इसको लिख लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको सवाल अगर बदल देगा, मान लीजिए कि अभी तो 2 चार्ज था, 4 चार्ज आपको दे देगा एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे, यहाँ पर भी कैपिटल Q, यहाँ पर भी कैपिटल Q, यहाँ पर भी कैपिटल Q और यहाँ पर भी कैपिटल Q। ठीक है, अब ये ए है और हम इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेके गए हैं कहीं दूर और यहाँ पे हम एक चार्ज रख दिए हैं -q, m, नेगेटिव चार्ज विथ मास m। तो फिर से वैसा ही मोशन होगा, लेकिन अब जो फोर्स का वैल्यू आएगा, अब अगर आप ये दूरी देखें तो ये वाला दूरी हो जाएगा कितना आपका a/√2। तो जो काम सवाल में a कर रहा था पिछले सवाल में, वो काम यहाँ पे कौन करेगा, a/√2, और ये वाला दूरी आपको सवाल वाला दिया होगा x। ठीक है, तो आप फिर से इस डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, आप फिर से इस डायरेक्शन में फोर्स लिखेंगे F। ठीक, उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई इस दूरी का स्क्वायर, ये वाला दूरी हो जाएगा x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर।
तो ये नेट फोर्स हो जाएगा। और फिर इस एंगल को, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, इस एंगल को आप थीटा मान लेंगे। और सिमिलरली ऐसा ही फोर्स चार साइड से आएगा, 1 2 3 और 4, माने एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर प्लेन है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो एक फोर्स इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक ऊपर से, मतलब ऐसा एक स्क्वायर है, 1 2 3 4, तो एक फोर्स इधर से आएगा, एक फोर्स इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो टोटल 4 फोर्स लगेंगे और सबका साइन थीटा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ नेट का वैल्यू आ जाएगा 4F cos थीटा। और फिर से हम लोग 4F cos थीटा के जगह पे 4F cos थीटा के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 4 × K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर इंटू cos थीटा के जगह पे x अपॉन √x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा, मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब आप एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q x बाई x² प्लस a²/2 की पावर 3/2। और अगेन आप कर सकते हैं कि इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू a, तो फिर x² को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉरी डिवाइडेड बाय मास भी होगा, फिर आप x² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दे दिया कि x इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू a, तो आप a, तो इसको हम एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q x बाई m इंटू a²/2 की पावर 3/2। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसमें x के अलावा जो भी चीज़ है उसको ω² लिख सकते हैं, वहाँ से टाइम ओमेगा आ जाएगा √4K कैपिटल Q स्मॉल q बाई m a²/2 की पावर 3/2, दैट विल बी योर ओमेगा। और टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω। तो इस तरीके से आपका ज़रूरी नहीं है कि 2 ही चार्ज रहे, स्क्वायर के वर्टेक्स पे रख सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख सकता है। हर बार क्या चेंज होगा, सारा चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो यहाँ 4 की जगह 3 आ जाएगा, लेकिन ये जो दूरी है सेंटर से वर्टेक्स का दूरी, वो दूरी आपका जैसे अभी वाले केस में a/√2 है, पिछले वाले केस में a/2 था, वो बस बदलता रहेगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, चलिए इसमें एक सवाल जो आता है वो आता है सर्कुलर मोशन का। जैसे आपको दे देगा एक कैपिटल Q चार्ज और बोलेगा कि दिस इज़ फिक्स्ड, और यहाँ पे एक स्मॉल m मास का और जिसका चार्ज -q है, वो यहाँ से r दूरी पे है। और इसको क्या करेगा, इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करा देगा, इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करा देगा। ठीक, और जब सर्कुलर मोशन करा देगा तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ दी स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, हमसे पूछा गया है कि v का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम लोग बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे। ये जो -q चार्ज है, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका वैल्यू कितना होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r², दैट इज द फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इस फोर्स का काम क्या होगा, ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और इस सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। सो दिस F इलेक्ट्रिक इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको मालूम है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल पे मोशन कर रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स का ज़रूरत होगा, उस ज़रूरत की पूर्ति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट इज K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r² इक्वल टू mv² बाय r। यहाँ से आप v का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q बाय mr का अंडर रूट, दैट इज योर v। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा होगा उसका कांस्टेंट स्पीड होगा v, जिस स्पीड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है सर, और जब स्पीड आ गया तो हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का वैल्यू जो होगा वो होगा 2πr/v, दैट इज़ 2πr अपॉन अंडर रूट K कैपिटल Q स्मॉल q बाय mr। अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 2π √,
m बाई के कैपिटल Q स्मॉल q, और इस r को भी रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r3। आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है r⁵3/2। ऐसा ही आपको ग्रेविटेशन में भी एक रिजल्ट मिलता है कि टाइम पीरियड जो है रेडियस की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है, या टाइम पीरियड का स्क्वायर r³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टाइम पीरियड बताइए, और एक ये भी पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म स्पीड बताइए। अगर ओमेगा पूछेगा तो ओमेगा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा v/r। इस सवाल में भी थोड़ा सा चेंज कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दे कि ये चार्ज फिक्स्ड नहीं है, ये चार्ज फिक्स नहीं है, तब वैसी परिस्थिति में क्या होगा वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसको लिख लीजिए आप आराम से। जैसे आपसे ये भी दे सकता है कि एक चार्ज है कैपिटल Q, दूसरा चार्ज है -Q, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, दोनों के बीच दूरी है स्मॉल r, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और साथ के साथ ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, फोटो हम थोड़ा सा गड़बड़ भी बना सकते हैं, लेकिन दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस सर्कुलर मोशन का हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया, उस सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है। तो इसमें ये कैपिटल Q फिक्स नहीं है, तो जब फिक्स नहीं होगा तो जो सर्कुलर मोशन होगा दैट विल बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मालूम हो तो ये वाला दूरी जो होता है, मतलब कैपिटल M से जो दूरी होगा दैट विल बी स्मॉल mr डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और यहाँ से जो दूरी होगा स्मॉल m से जो दूरी होता है वो होता है कैपिटल mr डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो कहने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल M से दूरी है r1 और स्मॉल m से दूरी है r2। r1 और r2 दोनों का वैल्यू हम लोग पता कर लिए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रिक फोर्स इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, इसको भी दे रहा होगा। तो आपकी मर्जी, आप इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लिखिए या इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लिखिए, आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लेते हैं। तो दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाला दूरी कितना, कैपिटल mr बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है सर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई स्मॉल m कैपिटल M, और यहाँ पे स्मॉल m प्लस कैपिटल M होगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा r³ एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसका रूट अगर ले लेंगे तो दैट इज योर ओमेगा। ठीक है सर। आपको जब सर्कुलर मोशन, ये ओमेगा का वैल्यू आया, और ऑब्वियसली टाइम पीरियड का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 2π बाय ओमेगा। इस रिजल्ट पे पहुंचने का एक दो, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको इस रिजल्ट पे पहुंचने का एक और तरीका बताया गया होगा कि सर आप एक काम कीजिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पर तो m ओमेगा स्क्वायर r1 स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर r2 या कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर r1 दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये है कि आप सिंपली r1 r2 का लफड़ा छोड़ दीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख दीजिए म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू दोनों के बीच का दूरी। म्यू के जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज रिड्यूस्ड मास, दैट इज स्मॉल m कैपिटल M बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे ये म्यू जो है वो स्मॉल m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता है, दैट इज स्मॉल m कैपिटल M बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। और एफ सेंट्रीपिटल के लिए आप लिख लीजिए k
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिएगा तो आपको जो इक्वेशन वहाँ पे मिला था वही इक्वेशन यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ से खट से आप ओमेगा का वैल्यू पता कर सकते हैं। मतलब वो R1 R2 की डिटेल में जाने का ज़रूरत आपको नहीं होगा। सो इस तरीके से भी दे सकता है कि दोनों मास मूव कर रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कूलम्स लॉ के हेल्प से बहुत सारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल, या सेंटर ऑफ मास का, या फिर SHM का, जगह जगह भिन्न भिन्न टाइप का सवाल बनता है, वो सारा चीज़ देख रहे हैं। इसको हटा दिया जाए। उसके अलावा जैसे आपको ये सवाल भी दे सकता है कि ऐसा एक ही पॉइंट से दो थ्रेड के हेल्प से दो चार्ज लटके हुए हैं। माने आपको ये भी हो सकता है कि ये दोनों चार्ज अलग अलग हो, ये भी हो सकता है कि दोनों चार्ज बराबर हो, ये भी हो सकता है कि दोनों का मास अलग अलग हो, ये भी हो सकता है कि दोनों का मास बराबर हो। माने मैं इन जनरल एक काम कर लेता हूँ कि इन दोनों के बीच के दूरी को मैं x मान लेता हूँ, ठीक। ये एंगल जो है दैट इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। लेट्स से दिस एंगल इज L1 एंड दिस एंगल इज L2, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हमको इन दोनों के बीच का दूरी निकालना होगा तो दिस डिस्टेंस इज L1 sin θ1 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑब्वियसली L2 sin θ2। सो इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग x माने हैं। x का वैल्यू हो गया L1 sin θ1 प्लस L2 sin θ2। हमको क्या बोला गया कि ये एक बॉल है जिसका मास मान लीजिए m1 है और चार्ज इस पे q1 है। ये एक बॉल है जिसका मास m2 है और लेट से चार्ज q2 है, ठीक। तो ये वर्टिकल के साथ एंगल θ1 और θ2 बनाया हुआ है। तो हमको सवाल एग्जैक्ट नहीं, हम बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट सवाल क्या है, आगे अगला क्वेश्चन में करा देंगे। हम बोल रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करते हैं। हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ रस्सी में टेंशन कितना है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ θ1 कितना है या θ2 कितना है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका BD बनाएंगे, इसको T1 ले लेंगे, इधर की तरफ हम लोग लिख लेंगे M1G, और ग्रेविटी के अलावा एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका वैल्यू कितना होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ओके, ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज T1 एंड दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ1, ठीक। तो आप इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, आपसे पूछा जा सकता है, मतलब आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि T1 cos θ1 बराबर M1G और T1 sin θ1 बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं θ1 θ2 से, या अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू θ1 θ2 या तो दिया होगा तो आप x कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली x दिया हुआ होगा, वो सवाल पे डिपेंड करता है। यहाँ से आप इन दो इक्वेशन के हेल्प से आप चाहें तो tan θ1 का भी वैल्यू पता कर सकते हैं, या फिर कुछ मास वगैरह के बारे में बात करें तो वो भी पता कर सकते हैं। सिमिलरली आप चाहें तो इधर की तरफ भी इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सिमिलर इक्वेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स विल रिमेन सेम, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्टिल K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज M2G और टेंशन इन दिस डायरेक्शन इज T2, दिस एंगल इज θ2। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे वहाँ लिखे हैं वैसे यहाँ पर भी टेंशन का एक कंपोनेंट cos थीटा वाला होगा, एक sin थीटा वाला होगा। तो T2 cos θ2 इज इक्वल टू M2G और T2 sin θ2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। सिमिलर इक्वेशन, और इन दो इक्वेशन से हम लोग बहुत सारा चीज़ डील कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें पूछ दूं आपसे कि बताइए कि
2/1 अगर हम लोग कर दें तो 2/1 से tan θ1 आ जाएगा और tan θ1 का वैल्यू लिखा जा सकता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x² अपॉन m1g। ये tan θ तुम चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन जो होगा इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा। किन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स और mg के रिजल्टेंट को। तो दिस एंगल इज अगेन θ1। आप देखिएगा तो tan θ1 जो होगा ये होगा हाइट बाई बेस। tan θ1 इज हाइट बाई बेस। हाइट इज दिस f इलेक्ट्रिक और बेस इज mg या m1g। तो यू कैन कैलकुलेट tan θ, या अगर tan θ दिया हुआ है तो यू कैन कैलकुलेट मास। कोई भी चीज़, मतलब एक वेरिएबल हो सकता है इसमें दिया हो या दो वेरिएबल दिया हो, आप दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक सिंपल क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं हम लोग। इसको पहले आप लिख लीजिए। इसको हटा दें। एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल कुछ यूं है, पता नहीं ब्लैक मार्कर का क्या हो गया। सुनिएगा, दो रस्सी है, दोनों का लेंथ है L। दो रस्सी है, दोनों का लेंथ है L। दिस इज L, दिस इज L। और दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है दैट इज D। मान लीजिए ये जो दूरी है, दिस दूरी इज शुरुआत में D। इनिशियली दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। यहाँ पे लिख ही देते हैं, इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन both identical balls is D which is very very less than L। ठीक, और दोनों पे कुछ चार्ज है Q और मास M। ठीक है, और इस पे भी चार्ज Q है, मास M है, और दोनों शुरुआत में कुछ एंगल बना रहा है। अब क्या कहा, ये बोल रहा है कि शुरुआत का दूरी बहुत कम है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि एट t इक्वल टू ज़ीरो चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम बोथ बॉल एट कांस्टेंट रेट। देयरफॉर both balls approach each other with a constant rate v, and v is directly proportional to ये जो भी दूरी है, इन दोनों के बीच में जो भी दूरी है, किसी इंस्टेंट पे दूरी x है। शुरुआत में दूरी d है, एट टाइम t दिस डिस्टेंस इज x, एंड द अप्रोच का वेलोसिटी, दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v, मतलब एक दूसरे को अप्रोच करने का जो वेलोसिटी है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। मेरा बात समझिएगा, इस पे भी कुछ चार्ज है Q, इस पे भी कुछ चार्ज है Q, दोनों पे मास बराबर है। ये लेंथ ऑफ रस्सी इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दूरी बिटवीन दी बॉल शुरुआत में। अब चार्ज यहाँ से धीरे धीरे लीक होने लगा, तो चार्ज जब यहाँ से कम होने लगा, हवा में फैलने लगा, मतलब चार्ज निकलने लगा इससे, उसकी वजह से ये दोनों के बीच का दूरी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दूरी कम होने की वजह से ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच का रेट जो है, अप्रोच का वेलोसिटी जो है वो v है, वो v इस x पे निर्भर करता है, वो x का पावर n के प्रोपोर्शनल है। आपसे पूछा गया है n की वैल्यू। ठीक है, क्लासिक क्वेश्चन है इसका, बॉल वाला क्वेश्चन का, मतलब टू चार्ज बॉल टाइड टू अ पॉइंट उसका। तो यार इसमें अगर हम FBD बनाएंगे तो नीचे की तरफ, अच्छा, दोनों अप्रोच जो कर रहा है वो बहुत ग्रेजुअल कर रहा है, बहुत धीरे धीरे कर रहा है। इसमें हम लोग को ये बात बताना पड़ेगा कि दोनों बॉल जो है वो बहुत धीरे धीरे एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज 0, ऑल एवरीवेयर द बॉल इज एट ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम। तो अगर हम FBD बनाएं तो नीचे की तरफ एक फोर्स हो जाएगा mg, और उसके अलावा इधर की तरफ एक फोर्स हो जाएगा F,
मेरा बात को समझिएगा। इस दूरी को हम x/2 बोल सकते हैं, इस दूरी को भी x/2 बोल सकते हैं, इस एंगल को हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो आपका जो L sin थीटा होगा दैट विल बी x/2। L cos थीटा तो ये हाइट, L sin थीटा x/2 होगा, या x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका, या sin थीटा का वैल्यू जो होगा दैट इज x/2L। ठीक है सर। इस फोर्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा kq² डिवाइडेड बाई x²। ये हम किसी इंस्टेंट t पे बनाए हैं, और इधर की तरफ होगा कुछ टेंशन t। वो टेंशन t इस F और mg के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा। तो इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा, और फिर हम लोग tan थीटा का वैल्यू जो है, tan थीटा का वैल्यू अगर हम लोग पूछें तो tan थीटा का वैल्यू होगा दिस फोर्स डिवाइडेड बाय mg, सो दैट इज kq² बाई x² अपॉन mg। सो और अगर हम ट्राइंगल से देखें तो अच्छा, ये ट्राइंगल से देखेंगे तो tan थीटा हो जाएगा x/2 अपॉन बेस, बट चूंकि ये दूरी बहुत कम है सो थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो थीटा वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा होने पे tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली sin थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर जो tan थीटा होगा इसको लगभग sin थीटा के बराबर लिख देंगे, और यहाँ से sin थीटा का वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर ऐसा पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x/2L इज इक्वल टू kq² बाई x² mg, या फिर देखें तो x³ का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 2L kq² बाई mg। ठीक है, या ऐसा अगर हम कहें कि q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 है, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। खैर, हमसे तो ये पूछा ही नहीं गया है कि x का वैल्यू क्या है, हमसे पूछा गया है कि जो इन दोनों का अप्रोच का वेलोसिटी क्या है। तो x के घटने का रेट पूछा गया ना, x के घटने का रेट ही जो होगा वो दैट विल बी अप्रोच वेलोसिटी। तो x के घटने का रेट अगर हम लोग इसको मतलब हमसे dx/dt पूछा गया, तो अगर हम इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन है x³ बराबर 2L k/mg इंटू q², और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू t तो LHS में आ जाएगा चेन रूल से 3x² इंटू dx/dt, RHS में आ जाएगा 2L k/mg 2q इंटू dq/dt, है ना सर। अब dq/dt के बारे में सवाल वाला बोल रहा है कि चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम बोथ वॉल एट कांस्टेंट रेट, मतलब dq/dt इज अ कांस्टेंट, रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, सो dq/dt इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से जो बेसिकली dq/dt भी नेगेटिव होगा और dx/dt भी नेगेटिव होगा, तो साइन के बारे में हमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम dx/dt जिसको हम लोग v बोले वो हो जाएगा 4kL बाई mg इंटू q/3x² इंटू dq/dt। dq/dt इज ए कांस्टेंट, सो हम लोग लिख सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू q/x², और हमको पता है q प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 है, तो दिस इम्प्लाइज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 अपॉन x², सो वी कैन राइट दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1/2 या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2, सो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मेरा जो n है दैट n इज -1/2, एम आई करेक्ट। तो यहाँ से जो इस सवाल है, इस सवाल का उत्तर हो गया कि n इज इक्वल टू -1/2। ठीक है सर, सो दैट इज़ वन थिंग जो कि इस तरीके के सवाल में हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इसमें एक और सवाल आता है, जबकि इस चार्ज को, ये बात याद रखिएगा, एक बार नीट में भी पूछ चुका है, एक बार जेईई में भी पूछ चुका है, और ऐसा सवाल एक एरोडोम में भी दिया हुआ है। ऐसा ही सवाल आ सकता है जब इस पूरे चार्ज सेटअप को हम लोग पानी में डुबो दें। जैसे इसको हटा दें,
एक ऐसा भी सवाल बन सकता है सर कि दो आइडेंटिकल चार्ज है, m मास और चार्ज q, इसका भी मास m और चार्ज q। हम आपको बस इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा, मतलब एक इक्वेशन होगा उसमें एक वेरिएबल होगा, दो इक्वेशन होगा दो वेरिएबल होगा, बस हम इक्वेशन लिखना समझा रहे हैं। मान लीजिए कि दोनों रस्सी का लेंथ बराबर है और ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, दोनों के बीच का दूरी जो होगा दिस इज L sin थीटा एंड दिस इज ऑल्सो L sin थीटा। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज x इक्वल टू 2L sin थीटा। अब हम लोग क्या किए हैं, इसमें आपको बोल दिए हैं कि ये जो बॉल है, बॉल का डेंसिटी है रो नॉट, दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉल, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ बॉल जो है दैट इज वी नॉट। तो ऑब्वियसली एम जी जो होगा वो हो जाएगा रो नॉट वी नॉट जी, ओके। और हम लोग क्या किए कि इसको एक लिक्विड में डुबाए हैं, ठीक, इसको एक लिक्विड में डुबाए हैं। सो लिक्विड का डेंसिटी रो एल है और रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। अब हमको बस इक्वेशंस लिखना है, हमको बस इक्वेशंस लिखना है कि नेट फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा और पानी में डुबाने की वजह से इस पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हमको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिएगा पानी में डुबाने की वजह से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंक विंक डाल लेते हैं इसमें। सुनिएगा मेरी बात। अब अगर हम इसका FBD बनाएं तो FBD में क्या क्या आएगा, नीचे की तरफ एक आएगा mg, इस mg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस mg को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g। और चूंकि ये पानी में डुबाया गया है तो इस पर एक बॉयंट फोर्स होगा ऊपर की तरफ, वो बॉयंट फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g, ठीक। और इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एक टेंशन और ये एंगल होगा थीटा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बॉल पे इधर की तरफ नेट लग रहा है रो नॉट माइनस रो एल वी नॉट जी। इसको हम लोग इसमें से इसको घटा लिए तो नीचे की तरफ नेट हो गया रो नॉट वी नॉट जी माइनस रो एल वी नॉट जी दैट इज रो नॉट माइनस रो एल वी नॉट जी। इधर की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, चूंकि मीडियम बदल गया है तो के Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे एक डिवीजन में आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी वाला। तो इधर की तरफ फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इधर की तरफ एक हो जाएगा टेंशन, ये एंगल हो जाएगा थीटा। अगर हम लोग कॉम्पोनेंट वगैरह ब्रेक करें तो टेंशन का इधर वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा को इसके बराबर लिख देंगे, टी साइन थीटा को इसके बराबर लिख देंगे। आप अगर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो एल वी नॉट जी और टी साइन थीटा की जगह पे आप वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q स्क्वायर बाई
एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन के मैनिपुलेशन से आप ढेर सारा बात लिख सकते हैं। 2/1 कर देंगे तो tan थीटा आ जाएगा, या पहला इक्वेशन का स्क्वायर प्लस दूसरे इक्वेशन का स्क्वायर और फिर रूट ले लेंगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर आप रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी टी अंडर रूट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आरएचएस में भी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का ओवरऑल रूट ले लेंगे तो हम टेंशन का वैल्यू भी बता सकते हैं। डिवीजन कर देंगे 2/1 तो tan थीटा का वैल्यू भी बता सकते हैं। तो पानी में डालने से थोड़ा सा फ़र्क जो पड़ेगा वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स पे फ़र्क पड़ेगा, वो रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड हो जाएगा या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा, और नीचे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो इफेक्टिवली थोड़ा घट जाएगा ड्यू टू बॉयंट फोर्स। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है सर। इसमें एक और सवाल आता है, थोड़ा सा उसमें टॉर्क एनालिसिस का क्वेश्चन आ जाता है, इसको हटा दे। इसमें कई बार क्या होता है कि ऐसा दे दिया, एक ही पॉइंट से बंधा हुआ है, एक रस्सी का मास कुछ और दूसरे रस्सी का मास एक रस्सी का लेंथ कुछ और, ये L2 और इसका लेंथ L1, और दिस एंगल इज θ2 एंड दिस एंगल इज θ1। इसका मास दे दिया गया M2 और इसका मास दे दिया गया M1। इस पे चार्ज हो गया Q2 और इस पे चार्ज हो गया Q1। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि θ1 θ2 में कौन ज़्यादा है या Q1 Q2 में कौन ज़्यादा है। कोई एक चीज़ के बारे में बता करके बता देगा L2 इज़ ग्रेटर देन L1, तो बताओ θ1 θ2 में कौन ज़्यादा है। या दोनों मास बराबर दे दिया आपको, जैसे कि मान लीजिए ये भी मास M है और ये भी मास M है, ठीक, और फिर आपको बोल देगा कि θ1 θ2 में कौन ज़्यादा कौन कम। तो मेरा बात सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ये हम लोग लिख लिए हैं mg, ठीक, तो इधर की तरफ भी हो जाएगा mg, कोई दिक्कत। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी L2 sin θ2, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी L1 sin θ1। और ये दोनों चार्ज पे का मैग्नीट्यूड भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से रिपेल कर रहे होंगे, यस और नो। इस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे एक टेंशन हो जाएगा T1 और यहाँ पे एक टेंशन हो जाएगा T2, ठीक है सर। अगर हम आपसे पूछे कि ये इक्विलिब्रियम, मैं कह दूं कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है O, इस O के अबाउट नेट टॉर्क तो जीरो होगा। टॉर्क नेट अबाउट O इज जीरो ऑलवेज, है ना। तो अगर टॉर्क नेट अबाउट O जीरो है तो इस फोर्स और इस फोर्स का नेट टॉर्क तो जीरो होगा ही, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ये फोर्स जितना क्लॉकवाइज सेंस में या इनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, ये फोर्स उतना ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में या आउटवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, ठीक। तो इन दोनों फोर्स का नेट टॉर्क जीरो। टेंशन T1 और T2 का टॉर्क जीरो, क्योंकि ये पॉइंट O से ही गुजर रहा है। तो दैट मीन्स इस कैपिटल mg का टॉर्क और इस कैपिटल mg का भी टॉर्क जो हो वो बराबर होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। पूरे सिस्टम का नेट इक्विलिब्रियम, पूरे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इस कैपिटल mg का टॉर्क क्या लिखेंगे, कैपिटल mg इंटू L2 साइन θ2 इज इक्वल टू, ये वाला क्या लिख देंगे, कैपिटल mg इंटू L1 साइन θ1। अगर हम तुमको ऐसा दे दिए कि दोनों का मास बराबर है तो mg कट जाएगा, F इंटू आर परपेंडिकुलर, F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से L2 साइन θ2 बराबर L1 साइन θ1। तो जिसका लेंथ ज़्यादा उसका एंगल कम, जिसका लेंथ कम उसका एंगल ज़्यादा, क्योंकि L इंटू साइन थीटा, L इंटू साइन थीटा इज कॉन्स्टेंट, कह रहा है L1 साइन θ1 इक्वल टू L2 साइन θ2। तो जिसका लेंथ ज़्यादा उसका एंगल कम। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं L2 साइन θ2 बराबर L1 साइन θ1 इफ़
L2 is greater than L1, this implies sin theta 2 is smaller than sin theta 1, या कह सकते हैं theta 2 is smaller than theta 1। तो अगर ये लेंथ ज़्यादा है तो इसका एंगल कम होगा, ये लेंथ कम है तो ये वाला एंगल ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से एंगल का भी कंपैरिजन पूछ सकता है। कई बार क्या होता है कि एंगल बराबर दे देता है, थीटा 1 थीटा 2 बराबर दे देता है, और तब पूछ लेता है मास के बारे में कि कौन ज़्यादा कौन कम। तो वैसे परिस्थिति में अगर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बराबर हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं m1 L1 बराबर m2 L2। तो जिसका लेंथ ज़्यादा उसका मास कम, जिसका लेंथ कम उसका मास ज़्यादा। ठीक है, तो वो भी पूछ सकता है। तो ये इस प्रकार का सवाल है, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रस्सी वाला क्वेश्चन हो गया, SHM वाला हो गया, सर्कुलर मोशन वाला हो गया, थोड़ा सा टॉर्क वर्क का वेरिएशन है, फ्लूइड वगैरह में डाल देते हैं, वो सब भी हम आपको बता दिए। एक और वेरिएशन है, माने इंटीग्रेशन का भी यूज हो सकता है कई बार, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको ऐसा दे देगा कि एक रॉड है, ये रॉड पे टोटल चार्ज Q है और रॉड का लेंथ L है, और यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज Q है, ये दूरी भी L है, और हम बोल रहे हैं कि रॉड इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, रॉड इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट चार्ज, फाइंड फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट चार्ज। तो बेसिकली ये सवाल क्या है कि एलिमेंट लेने वाला है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, क्या k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी पे dx लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे, dx लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे, और इस पे चार्ज हम लोग लिख देंगे dq। तो dq का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू छोटा सा लेंथ, मतलब q बाई एल इंटू डी एक्स। मेरा बात समझना, ये यूनिटरी मेथड लगाए हैं हम। इसमें क्या किए हम लोग बोले कि चूँकि L लेंथ में चार्ज है Q, इसीलिए यूनिट लेंथ में चार्ज हो जाएगा Q बाई एल, इसीलिए dx लेंथ में चार्ज हो जाएगा Q बाई एल इंटू डी एक्स। इसी Q बाई एल इंटू डी एक्स का नाम जो है हम लोगों ने दिया dq, इसी का नाम हमने क्या दिया dq। अब ये dq और ये स्मॉल q के बीच एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? हम इस डायरेक्शन में उस फोर्स को लिख लेते हैं, उस फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं df, दिस फोर्स इज df। अरे यार, दिस इज df। तो df का वैल्यू जो है दैट विल बी k स्मॉल q इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि k स्मॉल q इंटू q बाई एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज योर df। सारा df सेम डायरेक्शन में है, तो सारे df को हम स्केलर जैसा जोड़ सकते हैं। तो f नेट जो होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ df या समेशन ऑफ df, छोटी छोटी चीज़ों के समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो दैट विल बी k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वाला चीज़ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। x का लिमिट कम से कम होगा l और ज़्यादा से ज़्यादा होगा 2l। ओके, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स की पावर माइनस ऑफ 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट l से 2l। तो ये वैल्यू जो होगा वो होगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल माइनस 1 बाई 2l माइनस ऑफ माइनस 1 बाई एल। तो ये वैल्यू हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल इंटू 1 बाई एल माइनस 1 बाई 2l। तो दैट विल बी 1 बाई 2l। सो k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर इज द नेट फोर्स ऑन द रोड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ठीक है, तो ये हम आपको इसलिए बताएं कि कुछ जगहों पे आपको इंटीग्रेशन का भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो ये भी आपको याद रहेगा, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आज जो है, आज का पूरा क्लास डेडिकेटेड था टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हेल्प से हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन देख लिए, फिर पानी वगैरह में अगर रस्सी को मतलब डुबाएं चार्ज को तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दो रस्सी से चार्ज बंधा हुआ है तो क्या होगा, फिर अगर चार्ज का एसएचएम वाला कंडीशन या उसका टाइम पीरियड भी देख लिए हम लोग, और कई बार फोर्स निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का भी सहारा लेना पड़ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज या डिस्क्रीट चार्ज भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूस चार्ज कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।